हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का कोर्स। अपन जो ये राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का कोर्स पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझना कि ये केवल और केवल मैं राजस्थान के थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ा रहा हूँ। मेरे से काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप थर्ड ग्रेड का ही कोर्स पढ़ाओगे, आप सेकेंड ग्रेड का कोर्स नहीं पढ़ाओगे क्या? तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने जो फर्स्ट क्लास ली है उसमें पूरा का पूरा थर्ड ग्रेड का सिलेबस को डिस्क्राइब करके बताया है आपको। तो आपको जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है अपने इन्फिनिटी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें अपन को देखो थर्ड ग्रेड का पूरा कोर्स दे रखा है। उसमें से मैंने कहा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट अपन उसी प्रोसेस से चल रहे हैं। अपन फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट है जो अभी तक जो राजस्थान के थर्ड ग्रेड के लिए जो सिलेबस मतलब डिफाइन किया गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो उसका सिलेबस है। मैं आने वाली वैकेंसी के लिए ये नहीं कह सकता कि यही सिलेबस रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना मेरे को स्वाभाविक लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से डीएलआईएस का कोर्स है जो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें भी मैनेजमेंट और रेफरेंस सर्विसेज दे रखी है। तो आगे आने वाले एग्जाम में मतलब एग्जाम को कॉम्पिटिटिव को और अधिक अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा कोर्स को डिफाइन किया जाएगा। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट अपन की कंप्लीट होगी, फिर अपन सेकेंड यूनिट में जाएंगे। फिर उसी आरपीएससी के सिलेबस में थर्ड यूनिट जो रेफरेंस सोर्स एंड सर्विसेज है, फोर्थ यूनिट मैनेजमेंट की है और फिफ्थ यूनिट आईसीटी की है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं इसी रेडियम में पढ़ाऊंगा। तो इससे होगा क्या कि आज तक अभी जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो 2 यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट होगी तब अपन आगे बढ़ेंगे ना। तो पहले अपन थर्ड ग्रेड का कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए अपने वीडियो का थंबनेल ये रखा गया है राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड। तो दैट मींस पहले इसको कंप्लीट कराऊंगा, फिर सेकंड ग्रेड के लिए मेरे को अलग से कुछ नहीं लाना पड़ेगा, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा ना। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट क्यों कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से कंटिन्यू देखेगा अगर मेरे वीडियोस को, तो उसको उसी प्रकार चीजें समझ में आएंगी जिस प्रकार में उसको प्रैक्टिकल में सब कुछ समझ में आया। मेरा प्रैक्टिकल का भी एक कोर्स आ रखा है इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के नाम से। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे लाइब्रेरी प्रैक्टिकल, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का भी कोर्स अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकल में भी मैंने हार्डली एफर्ट लगा के आपके लिए 40 से 45 वीडियोस बनाए। उसमें उसी को समझ में आएगा जो फर्स्ट वीडियो से मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन की क्लास से अगर सारे वीडियोस देखेगा, फिर सीसी के देखेगा, ट्रिपल सी के देखेगा, डीडीसी के देखेगा, तब समझ में आएगा ना। ठीक उसी प्रकार मैं आपको भी इसी फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं कि पहले मैं थर्ड ग्रेड का कोर्स ऑटोमेटिकली आपके पूरा कवर हो जाएगा फर्स्ट यूनिट से, जो लाइब्रेरी का अपन फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। फिर अगर अपन आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक अपना कहां पे रहा था, अपन पढ़ रहे हैं मतलब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास अपन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पढ़नी थी अपन को। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मैंने एक्सप्लेन किया था मतलब अपनी पिछली 12th क्लास में। आज अपनी क्लास हो रही क्लास नंबर 13, इसमें अपन पढ़ रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसमें मैं जो भी लाइन आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं वो सारी की सारी नोट डाउन करना अच्छे से। इसमें से डेट से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और हर एक जो मेरी लाइन है आज जो मैं लिखा रहा हूं नेशनल लाइब्रेरी की, पर हर एक स्टेटमेंट हर एक लाइन आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, ये आप मान के चलना। और उन लाइनों से एडिटिव क्वेश्चंस बने हुए, लेकिन मैं आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं तो इसको समझाया है, नहीं मैं इसको आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में बताऊंगा, नहीं लिखूंगा उस फॉर्मेट में। अगर पैराग्राफ के फॉर्मेट में आपको अगर नेशनल लाइब्रेरी को मैं लिखाऊंगा तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने एज ए क्वेश्चन आपको लगे ये हर एक लाइन हर एक स्टेटमेंट मेरे लिए एक क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट में आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाया हूं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो जो अपना नेशनल लाइब्रेरी होगा वो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में लिखते हैं। तो इसमें अपन वर्तमान में इसकी स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्तमान में लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान में ये कहां पर स्थित है। तो लोकेशन का मतलब, लोकेटेड का मतलब वर्तमान में उसकी लोकेशन कहां पर है, वर्तमान में ये कहां पर स्थित है। जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था तभी भी आपको बताया था 1948 में 1948 में चेंज ऑफ लाइब्रेरी एक्ट या नेशनल लाइब्रेरी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है।
फिर उसके बाद में 1951 में 1951 में जो अभी तक पहले कहां पे चल रही थी, मेटकॉफ हॉल में चल रही थी, उस मेटकॉफ हॉल से इसको कहां पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, बेलवेडर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, बेलवेडर अलीपुर कलकत्ता। तो वहीं आज तक वहां पे वर्तमान में भी ये कहां पर स्थित है, बेलवेडर अलीपुर कलकत्ता। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा देता हूं क्योंकि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो तो उसको भी पता चले, और हिंदी मीडियम वाले तो मोस्टली बच्चे 90% है ही है। बेलवेडर अलीपुर कोलकाता। बेलवेडर अलीपुर कोलकाता को अपन हिंदी में कैसे लिख देंगे, बेलवेडियर अलीपुर कलकत्ता। तो वर्तमान स्थिति इसकी कहां पर है, बेलवेडर अलीपुर कलकत्ता में। और अगर अपन इसके बारे में, अगर अपन नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और क्या हो जाती है, अब देखो दूसरी इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब दो चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। अभी तो आप जैसे कि इंडिविजुअल कंटेंट पढ़ रहे हो तो अभी आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन मैंने तो डे 1 से ही कहा था मेरी क्लास में कोई भी चीज रटने की जरूरत है नहीं, मैं तो हर चीज का स्पेसिफिकेशन दूंगा। दो मंत्रालय आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं और उन मंत्रालयों का 80 to 90% जो रिलेशन होगा ना वो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करके आज बता देता हूं कि कहां पे किस मंत्रालय को ध्यान में रखना है। देखो एक मंत्रालय होता है एमएचआरडी, एक मंत्रालय कौन सा होता है, भारत सरकार का एमएचआरडी, जिसे अपन कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और हिंदी में इसको क्या कह देंगे, भारत सरकार का मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, और इंग्लिश में इसको क्या कह देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन से रिलेटेड दो टाइप की लाइब्रेरीज अपन महत्वपूर्ण रूप से, देखो लाइब्रेरी का अगर अपन स्पेसिफिकेशन देखते हैं ना पूरा का पूरा एजुकेशन से ही संबंधित है, लाइब्रेरी मोस्टली एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें दो टाइप के अपन लाइब्रेरीज पढ़ रहे हैं, एक तो एकेडमिक लाइब्रेरीज होती है और एक पब्लिक लाइब्रेरीज होती है। जहां पे भी एकेडमिक लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरी शिक्षा से संबंधित आती है, जो लाइब्रेरी रिसर्च से संबंधित आती है, जो लाइब्रेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी इनसे संबंधित होती है, उनके केस में आप 90% देखने के लिए काम करोगे कि उनके लिए एमएचआरडी मंत्रालय काम करता है। कौन सा मंत्रालय काम करता है, एमएचआरडी। जो कौन सा मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन के विकास के लिए, क्योंकि हिंदी में इसका नाम क्या है, मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन, मानव के लिए जो रिसोर्सेज काम आ रहे हैं, क्या लाइब्रेरी में उपलब्ध होने वाले जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, क्या वो मानव के लिए रिसोर्सेज नहीं है क्या, मतलब। इसीलिए जब एकेडमिक की बात आती है तो ये सारे के सारे संसाधन किससे संबंधित हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट। उनको पढ़ने से मनुष्य का विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, इसीलिए उसके लिए काम करता है एमएचआरडी मंत्रालय। ये मैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक जोड़ के चीजों को तार्किक रूप में बता रहा हूं। तो जहां पे भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम आएगा वहां पे आपका काम करेगा एमएचआरडी मंत्रालय। और जो भी आपकी पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगी, मतलब या पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी मंत्रालय आएगा, तो वहां पे आपका काम करेगा कल्चरल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। जो भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय होता है ना, जो भारत की धरोहर को के बारे में बात करता है, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर के बारे में बात करता है, वो मंत्रालय काम आएगा अपनी पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी से क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने क्या कहा था, पब्लिक लाइब्रेरी तो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, वो नॉट, वहां पे सिर्फ एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है, एजुकेशन के साथ साथ पूरी की पूरी भारतीय विरासत को एक्सप्लेनेशन करता है। वहां पे पुराने ग्रंथ भी मिल जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिल जाती है, सब कुछ मिलती है। तो वो किसको बताती है, अपने भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है ना। इसलिए जहां पे भी पब्लिक लाइब्रेरीज आएगी उनका संबंध होगा भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय से, और जहां पे भी अपन एजुकेशन की बात करेंगे वहां पे आएगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो आपको ये भी चीज रटनी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिए बता दी है। और दूसरा मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, दूसरा अगर मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसे अपन क्या कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय या सांस्कृतिक मंत्रालय। जिसे अपन क्या कहेंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय। ये कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के नहीं, अपनी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका संबंध किसके हो जाएगा, इसका संबंध होगा हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी से। अब आप खुद बता दो कि मैंने आपको पॉइंट लिखाया भी नहीं है और आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपनी नेशनल लाइब्रेरी है वो किस टाइप की लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी है या पब्लिक लाइब्रेरी। मैंने इसीलिए आपको सारे के सारे पहले पब्लिक लाइब्रेरी के क्रम बताए, एकेडमिक लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया कि एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरी आएगी। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस पे ऐसे ही पता चल गया कि नेशनल लाइब्रेरी तो अपनी पब्लिक लाइब्रेरी होती है, तो इसका संबंध किससे होगा, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से होगा। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करके हर एक चीज लिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा था, मुझे थोड़ा सा भले नोटबुक का सपोर्ट लेना पड़ जाएगा, पर मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा आपको मैं कोई भी चीज छुड़वाऊं नहीं, मेरा कोई भी नोटबुक का या मेरे नोट का कोई भी पॉइंट आपके लिए छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट नोट्स बना रहे हैं और मैं तो कह रहा हूं आप सभी डायरेक्ट नोट्स बनाओ, मेरी पीडीएफ का वेट मत करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पिंगफुल रहने वाले हैं। जिस प्रकार मेरे को कंटेंट याद होगा बोल बोल कर पढ़ाने से, उसी प्रकार आप जब खुद के नोट्स बनाओगे 50% कंटेंट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट अपना क्या आ जाएगा, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो नेशनल लाइब्रेरी है। तो यह लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यह लाइब्रेरी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने से इसका मतलब क्या है, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, मतलब वो ये मंत्रालय होगा। इस लाइब्रेरी से संबंधित कुछ भी फंड की जरूरत होगी या उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये मंत्रालय जिम्मेदार होगा। इसको इसके लिए पूरा का पूरा फंडिंग की काम करनी पड़ेगी या इसकी मूलभूत सुविधाओं को, इस लाइब्रेरी की जितनी भी मूलभूत आवश्यकता होगी उसको पूर्ण कौन करेगा, कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगा, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय करेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने कहा अपन को रटना नहीं है, एजुकेशन, एमएचआरडी, पब्लिक लाइब्रेरीज, कल्चर मिनिस्ट्री, सीधा एक लाइन में खत्म। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन इसका लिखते हैं तो अपन ये कहेंगे कि ये जो नेशनल लाइब्रेरी इसके द्वारा एक पब्लिकेशन किया जाता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, उस पे स्टार्ट मंगा लेता, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का। इस लाइब्रेरी के द्वारा जो पब्लिकेशन किया जाता है ना, पब्लिकेशन मतलब एक प्रकाशन किया जाता है। किसका प्रकाशन किया जाता है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का प्रकाशन, रिव्यू किसका प्रकाशन किया जाता है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू। इन्वर्टेड कॉमा में रखना इसको, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू को। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट आज का आपका क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का प्रकाशन या उसका पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। और मैंने पब्लिकेशन को भी आपको बता दिया, पब्लिकेशन मतलब कोई भी बुक, कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़लेटर, कोई भी मतलब पत्रिका, कोई भी जर्नल, जब वो पब्लिश होता है और प्रिंट होकर जनता के लिए आ जाता है, उसी को तो अपन पब्लिकेशन कहते हैं। कितना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया पब्लिकेशन क्या होता है। इस नाम से अपन को डरना थोड़ी है। प्रकाशन मतलब वो प्रकाशित हो चुका है, प्रकाश मतलब उसके ऊपर प्रकाश पड़ चुका है। अब प्रकाश जब किसी के ऊपर पड़ता है तो वो सबके लिए दिखने लग जाता है और सबके लिए वो क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। तो इसका जो पब्लिकेशन होता है ना, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, इसका पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और कितनी बार भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर स्टार बना देना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन, इसको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो साल में 362 दिन ये खुला रहता है। इसके ओपन डेज, ओपन कितने दिन रहता है ये नेशनल लाइब्रेरी, ये रहता है साल में 362 डेज ओपन रहता है। कितने दिन ओपन रहता है, 365 दिनों में से। यहाँ पे लीप ईयर नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, आपको 365 डेज में से ये ध्यान रखना है कि 362 दिन ये खुला रहता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। और क्लोज कितने दिन रहता है, और क्लोज रहता है 3 डेज। और वो 3 डेज कौन से हैं,
एक तो है 26 जनवरी और एक है 15 अगस्त और एक रहता है 2 अक्टूबर। तीनों डेट आपको पता होंगे कि ये तरह अपने क्या है, एक तरह से देखें तो नेशनल राष्ट्रीय लेवल के मतलब तीनों महत्वपूर्ण डेज है कि नहीं है। मतलब एक तो फ्रीडम डे है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। इन 3 दिन को ये नेशनल लाइब्रेरी बंद रहती है, बाकी इसमें काम करने। इसलिए कोई भी आप चाहोगे नेशनल लाइब्रेरी में जॉब लेना, पहले ये बताइए। कोई भी नहीं चाहता है कि नेशनल लाइब्रेरी में मैं एज ए एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जॉब लगूं, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है वहां पे, तो 3 दिन की तो छुट्टी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक लाइब्रेरियन के लिए नेशनल लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है, अपने इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है, जहां पे आईएनबी तैयार की जाती है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। मतलब जितनी भी ग्रंथ सूची है उसमें ना केवल अपने भारत की, विश्व लेवल पर भी अगर पूरे की अगर कहीं पे भी अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वहां पे आजकल तो मैं कह रहा हूँ, आगे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, जिन सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे स्कॉलर्स, जितने भी स्कॉलर होते हैं मतलब रिसर्चर्स, उनके लिए उनके उन स्कॉलर्स के जो जितने भी ई रिसोर्सेज होते हैं, उनकी थीसिस होती है, उनके द्वारा जो भी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, उन पे किसी भी टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट मिलता है उनके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, जैसे डी स्पेस पढ़ाऊंगा मैं, सोल पढ़ाऊंगा जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा, मतलब तो वो बहुत ही अच्छे से, जिसमें मतलब अपन इनफ्लिपनेट को भी पढ़ेंगे। इनफ्लिपनेट होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इनफ्लिपनेट क्या करता है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत आने वाली लाइब्रेरीज का एक नेटवर्क होता है, जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा लाइब्रेरीज होती है, मतलब मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है, उसमें कनेक्ट रहती है। तो मतलब किसी भी लाइब्रेरी का कंटेंट है ना, आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है एज ई रिसोर्सेज के माध्यम से। आगे आएंगे, ये बहुत अच्छे टॉपिक है जो अपन को रेफरेंस सोर्स एंड सर्विसेज में पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आने वाली रिक्रूटमेंट में डेफिनेटली कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन वहां तक जाने से पहले अपन को ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। फंडामेंटल क्या है ना, अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ओपन रहता है 362 डेज नेशनल लाइब्रेरी, पर्टिकुलर नेशनल लाइब्रेरी, हाँ सारे पुस्तकालय की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो अपना नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये 362 दिन खुला रहता है और 3 दिन ये क्लोज रहता है। जो 3 दिन रहते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट अपन इसमें और क्या लिख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर अपन पूरे विश्व लेवल पर अगर सबसे बड़े पुस्तकालय की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए, एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में एलसी कहते हैं, और उसके द्वारा जो क्लासिफिकेशन स्कीम दी जाती है वो कौन सी है, एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो यूएसए का जो नेशनल लाइब्रेरी है, वो तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। और जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। किसका, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में, 30 एकड़ में फैला है, फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये हो गया अपने नेशनल लाइब्रेरी का बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई प्रेजेंट में कहां पर है, उसके द्वारा कौन सा पब्लिकेशन दिया जाता है, और ये मतलब भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, और अभी वर्तमान समय में इसकी स्थिति कहां पर है, कितने दिन खुला रहता है, कितने दिन बंद रहता है, और जो भी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताया। अब अपन इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी कब बना और कैसे बना और किस प्रकार बना, और उसका वर्तमान में अपन है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल लाइब्रेरी का, वो सब चीजें अपन देखते हैं। तो अब अपन क्या देखेंगे, नेशनल लाइब्रेरी की पूरी हिस्ट्री देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया, प्रेजेंट टाइम के पर्सपेक्टिव में अपन ने देख लिया कि कहां पर स्थित है और कौन सा पब्लिकेशन इसके द्वारा दिया जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे आप इसकी, आप हेडिंग क्या लगाओगे, हिस्ट्री। तो टॉपिक वही चल रहा है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो हिस्ट्री मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके बताई है, वही हिस्ट्री मैं आपको सिस्टमेटिक लिखा रहा हूं, एज ए क्वेश्चंस लिखा रहा हूं। हर एक पॉइंट क्या है, आपका एक नया क्वेश्चन है। मैंने वो आपको बताया था। तो हिस्ट्री में अपन क्या देखेंगे,
अपन हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, सीपीएल की स्थापना होती है। क्या होती है, सर्वप्रथम सीपीएल। आपको शॉर्ट में चीजें पता होनी चाहिए। सीपीएल को क्या कहेंगे, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय या कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जो अपनी हिंदी की जो लैंग्वेज है ना उसमें भी लिख सकते हो आप। सर्वप्रथम कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है, सीपीएल की स्थापना होती है, वो होती है 26 मार्च 1836 में। कब होती है, 26 मार्च नहीं, कलकत्ता, हाँ 21 मार्च 1836 को होती है। सर्वप्रथम सीपीएल की स्थापना कब होती है, सीपीएल की स्थापना होती है 21 मार्च 1836 ईस्वी में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम 21 मार्च 1836 को सीपीएल कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है। लेकिन ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती कहां पे, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर होती है। कहां पर होती है, यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्यों महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसके जो प्रोपराइटर होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो प्रोपराइटर मतलब मालिक कौन होते हैं, द्वारिका प्रसाद टैगोर होते हैं, जो मैं आपको अभी द्वारिका नाथ टैगोर होते हैं जो इसके प्रोपराइटर होते हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोपराइटर कौन होते हैं। तो जब इसकी स्थापना की जाती है सीपीएल की, तो कहां पे की जाती है, फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो मान के चलो इसका संबंध किससे होगा, विलियम से संबंधित है, तो उस समय तात्कालिक गवर्नर जनरल कोई विलियम ही होंगे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी स्थापना होती है। तो इसके प्रोपराइटर, हिंदी में भी लिख दो आप, प्रोपराइटर। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोपराइटर कौन होते हैं, द्वारिका नाथ टैगोर होते हैं। ये चीज आप सबको ध्यान रखनी है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्या होती है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 21 मार्च 1836 को। इसकी स्थापना कहां पे होती है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में होती है। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रोपराइटर, जिस कॉलेज में इसकी स्थापना की जाती है, उसके प्रोपराइटर कौन होते हैं, द्वारिका नाथ टैगोर होते हैं। ठीक है, फिर आपको यह ध्यान रखना है कि अब 21 जब सीपीएल की स्थापना हो जाती है, तो फिर इसको क्या किया जाता है, 1844 में क्या किया जाता है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा इसको क्या पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज से मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई। 1844 में इसी सीपीएल को, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपने नोट्स में पूरा नाम लिख सकते हो, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा सीपीएल। 1844 में सीपीएल को तत्कालिक मतलब 1844 की बात हो रही है। उस समय में तत्कालिक मतलब तात्कालिक है, दो तात्कालिक, जब भी तत्कालिक की बात होती है तो जो डेट लेके जा रहा है उस डेट के टाइम की बात होती है। 1844 में सीपीएल को तत्कालिक गवर्नर जनरल, तो तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन होते हैं, मेटकॉफ होते हैं। उन्हीं मेटकॉफ के द्वारा इसको क्या आपके स्थानांतरित कर दिया जाता है, मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उनका पूरा नाम क्या होता है तत्कालीन गवर्नर जनरल का, लॉर्ड मेटकॉफ। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा इसे मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1844 से पहले कहां पे चल रही थी, फोर्ट विलियम कॉलेज में चल रही थी, अब वो लाइब्रेरी कहां पे आ गई, मेटकॉफ हॉल में आ गई। बस मैं इतना ही आपको कहना चाह रहा हूं। 1844 में आपको तो उस टाइम के गवर्नर जनरल का नाम ध्यान रखना है, लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा क्या किया जाता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटकॉफ हॉल में लेकर आ जाते हैं। मतलब मेटकॉफ हॉल में अब ये लाइब्रेरी चलती है। फिर जब अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो अपन आगे देखते हैं अपन ने क्या देखा था। फिर अब यहाँ पे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का इतना इंट्रोडक्शन अपन को पढ़ना है। फिर क्या जाती है, एक नई लाइब्रेरी आ जाती है जिसका नाम दिया जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी अपनी जगह पर है,
सीपीएल खत्म है, अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना कि नेशनल लाइब्रेरी कैसे बनी। सीपीएल लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों को मर्ज किया जाता है पहले, और फिर क्या किया जाता है, मेडको फॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी खुलती है, फिर उसका नाम चेंज करके नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाती है। तो नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों का क्या है, मर्ज है। इन दोनों का क्या किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों का क्या कर दिया जाता है, अपन हिंदी में कहते हैं विलय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ लिया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में देख लिया। सेकंड अपन देखेंगे अब इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में। इसी में अपन के सेकंड क्या आ जाएगी, इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है, यहां पे लिख देता हूं। इंपीरियल लाइब्रेरी की सबसे पहले मैं स्थापना या स्टेबलाइजमेंट की बात करूं तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना होती है 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना होती है। इस डेट को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। 1891 में किसके द्वारा हो गया, सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई जाती है ना, वो भारत के सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर बनाई जाती है। किसके द्वारा स्थापना होती है, भारत के सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर। भारत के सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। और इंपीरियल लाइब्रेरी के टाइम 1891 में तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वो होते हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन मैंने क्या कहा था, गरजता है। कर्जन क्या करता है, गरजता है। तो तात्कालिक कब की बात हो रही है, इंपीरियल लाइब्रेरी के टाइम, मतलब 1891 में। उस समय तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जनरल। कर्जन जनरल के द्वारा क्या जाता है, एक एक्ट लाया जाता है, अधिनियम लाया जाता है इसी इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से, जिसका नाम क्या होता है, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, जिसको किस नाम से जाना जाता है अपन, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो अपन क्या लिख देंगे, कर्जन द्वारा, जो ये गवर्नर जनरल होते हैं ना, इसके द्वारा, कर्जन द्वारा इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, हिंदी में अपन इसको क्या कह देंगे, इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। क्या कहेंगे, इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कर्जन के द्वारा लाया जाता है। और ये एक्ट कब का होता है, ये एक्ट होता है अपने 1902 में लाया जाता है। कब का एक्ट होता है, 1902 का एक्ट होता है। किसके द्वारा लाया जाता है, कर्जन के द्वारा लाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1902 कर्जन के द्वारा लाया जाता है। इसे क्या कहेंगे अपन, हिंदी में कहना चाहेंगे तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1902 किसके द्वारा लाया जाता है, इस डेट को ध्यान रखना है। ये अधिनियम किसका है, कर्जन के द्वारा लाया जाता है। और इसका संबंध किससे होता है, इंपीरियल लाइब्रेरी का होता है। लेकिन ये एक्ट क्यों लाया जाता है, कोई भी एक्ट ऐसे तो नहीं लाया जाता ना, इस एक्ट लाकर, कोई भी अधिनियम लाकर, विधेयक लाकर या बिल लाकर, जैसे अपन देखते हैं संविधान में संशोधन किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, कोई ना कोई बिल पारित किया जाता है पहले सदन में, सदन के दोनों सदनों द्वारा उस बिल को, जब उसको बिल की मतलब स्वीकृति हो जाती है, तो फिर वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून बनता है। तो कानून के तहत क्या किया जाता है, उसके नियमों की पालना की जाती है, जो उस बिल में नियम, संशोधन या रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई होती है, तो उनकी पालना करवाई जाती है कि नहीं करवाई जाती है। इसी प्रकार उस समय अंग्रेजों का शासन था, अपन तो आजाद 1947 में होते हैं, लेकिन 1947 से पहले जो शासन था ब्रिटिश गवर्नर का था नहीं था, तो उस समय जो पूरा का पूरा शासन किनके हाथ में था, इनके हाथ में था। तो कर्जन के द्वारा क्या किया जाता है, एक एक्ट लाया जाता है
इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये अधिनियम इसलिए लाया जाता है ताकि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों को मर्ज कर दिया जाए। किस लिए लाया जाता है ये अधिनियम? इस अधिनियम का मेन कारण क्या होता है? ये एक्ट इसीलिए लाया जाता है ताकि सीपीएल और इंपीरियल लाइब्रेरी को शॉर्ट में क्या कहेंगे? आईएल, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इनका विलय कर दिया जाए। और फिर नाम क्या रहता है? एक ही नाम रहता है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, और उसमें ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो अपन ने पहले पढ़ी थी उसको मर्ज कर दिया जाता है, उसका विलय कर दिया जाता है। और इसको क्या किया जाता है? जब इनको मर्ज करने के बाद में फिर क्या किया जाता है? एक डेट आती है जो मैंने आपको बताई थी, 30 जनवरी 1903। कौन सी डेट होती है? 30 जनवरी 1903। उसको फिर क्या किया जाता है? जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहले तो अपन को ये एक्ट पता होना चाहिए, कर्जन द्वारा कौन सा एक्ट लाया जाता है? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लाया जाता है 1902। इसी एक्ट के तहत अपन आगे पढ़ेंगे। इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया जाता है या विलय कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आ जाएगा? मार्कर थोड़ा कच्चा चल रहा है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है, इंक डालनी है, अभी थोड़ी देर से डालेंगे, देखते हैं ये वाला चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस एक्ट के तहत, एक्ट आपको पता चल गया जो अपना लास्ट पॉइंट था। इस अधिनियम के तहत या इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? सीपीएल, को इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी को शॉर्ट में अपन क्या कह देंगे? आईएल। क्या कह देंगे? आईएल। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सीपीएल को इंपीरियल लाइब्रेरी आईवीएम में मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज को अपन हिंदी में क्या कर देंगे? विलय, विलय कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो पहले अभी अपन ने पढ़ा था फोर्ट विलियम कॉलेज से मेडकॉफ हॉल में आई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का पूरा कंटेंट क्या कर दिया जाता है? इंपीरियल लाइब्रेरी में लेकर आ जाते हैं। और अब ये जो लाइब्रेरी होती है इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में चलती है। और फिर मर्ज कब किया जाता है? 1902 के अधिनियम के तहत। तो मतलब 1902 में तो संशोधन बनता है, 1902 के अधिनियम के तहत इसको मर्ज किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? 30 जनवरी 1903, अगले साल। कब किया जाता है? 1902 के बाद नेक्स्ट ईयर 1903 में। और डेट पूरी याद रखनी है, 30 जनवरी 1903 को इसे इंपीरियल लाइब्रेरी को ही, जो अभी तक कहां चल रही है, मर्ज करने के बाद में भी चलती तो वो वहां पे ही है, कहां पे? मेडकॉफ हॉल में ही चलती है, उसको जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा? इंपोर्टेंट पॉइंट, 30 जनवरी 1903 को इसे मेडकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया जाता है। 30, इस पॉइंट पे स्टार बना देना और लिख देना क्वेश्चन। 30 जनवरी 1903 को मर्ज करने के बाद, 1902 में एक्ट के तहत मर्ज, और 30 जनवरी 1903, और इस डेट को, पूरी डेट को भी ध्यान रखना, नॉट ओनली केवल सन, पूरी डेट को ध्यान रखना। 30 जनवरी 1903 को इसे मेडकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया जाता है। मतलब अब आम जनता भी इस लाइब्रेरी में आ सकती है, इसे जनता के लिए ओपन कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 30 जनवरी को। और जो अब जो मैं इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ये भी वेरी इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन। अब क्या हो गया? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी, इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब पूछा जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन, और इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन। ये तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये नेशनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपन नेशनल लाइब्रेरी के अपन के भारतीय लाइब्रेरियन देख, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी के बाद में तो भारतीय ही होंगे, कोई अंग्रेज तो होगा नहीं, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी बनती 1948 में, 1947 में अपन आजाद हो जाते हैं। चेंज ऑफ नेम एक्ट या नेशनल लाइब्रेरी एक्ट, एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम के साथ अपनी संसद क्या कर देती है? ये पुराना नाम इंपीरियल लाइब्रेरी हटाकर इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर देती है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, जब इसको 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया जाता है, तो अब इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या बनाया जाता है? प्रथम लाइब्रेरियन बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष। तो क्वेश्चन क्या बनता है?
इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन को अपन हिंदी में क्या कह देंगे? पुस्तकालय अध्यक्ष। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम जो लाइब्रेरियन बनाए जाते हैं ना, वो कौन बनाए जाते हैं? मैकफॉरलैंड। कौन बनाए जाते हैं? मैकफॉरलैंड। तो प्रथम लाइब्रेरियन कौन होते हैं? मैकफॉरलैंड होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैकफॉरलैंड। इंपीरियल लाइब्रेरी के जो प्रथम लाइब्रेरियन होते हैं वो होते हैं मैकफॉरलैंड। कौन होते हैं? मैकफॉरलैंड। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसकी स्पेलिंग लिख सकते हो, मैकफॉरलैंड। हिंदी में क्या होता है, ये नाम पढ़ने में भी इजी रहता है और थोड़ा अपन जब आप वापस इसको रीड आउट करोगे तो इजीली आपको याद रहेगा। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के जो प्रथम लाइब्रेरियन होते हैं, जब जनता के लिए खोला जाता है तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो पहला जो पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ना, ये किया जाता है मैकफॉरलैंड। मैं नाम भी बता रहा हूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में चलती है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जब ये चलती है तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोपराइटर, उसके मालिक कौन होते हैं? वो होते हैं द्वारिकानाथ टैगोर। मैंने नाम लिखा है, वो नाम याद रखना। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन होते हैं? मैकफॉरलैंड होते हैं। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर अपना इसका अगला पॉइंट आता है इंपीरियल लाइब्रेरी का, वो आता है अपन टाइम को ध्यान में रखते हुए भी चल रहे हैं। 1903 में इसको जनता के लिए खोल दिया जाता है। 1930 में जनता के लिए खोलने के बाद में इसको क्या किया जाता है? 1903 में इसको जनता के लिए खोलने के बाद में इसके लिए क्या किया जाता है? जनता के लिए खोलने के बाद अब जनता आएगी तो एक लाइब्रेरियन भी तो चाहिएगा ना, तो पुस्तकालय अध्यक्ष भी तो चाहिएगा। तो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है? मैकफॉरलैंड को। फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईएल। आईएल का मतलब है इंपीरियल लाइब्रेरी। आप नोट्स बनाते समय पूरा लिख सकते हो और पीडीएफ में आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय मतलब इंडियन पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन कितनी टाइम में पूछा गया है। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए जाते हैं हरिनाथ डे को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? हरिनाथ डे। ये नाम आपको ध्यान रखना है, हरिनाथ डे। हरिनाथ डे को कब बनाया जाता है? 1907 में बनाया जाता है। 1903 में जनता के लिए खोला जाता है, तब तो बनाया जाता है मैकफॉरलैंड को। और 1907 में प्रथम भारतीय, वो तो साला अंग्रेज था और ये कौन है? अपने भारतीय है और उनका नाम क्या है? हरिनाथ डे। इनको कब बनाया जाता है? 1907 में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन क्यों पूछा जाता है? ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 1930 में बनाया जाता है आसादुल्ला खां होते हैं जो इसके अंतिम लाइब्रेरियन होते हैं। फिर 1947 में जब देश का बंटवारा हो जाता है तो एक नया संशोधन के तहत तो इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है, जो ये आसादुल्ला खां होते हैं ना, पाकिस्तान में चले जाते हैं। होते तो पहले 1930 में आसादुल्ला खां होते हैं जो अंतिम लाइब्रेरियन होते हैं, पर जब विभाजन के बाद में अपनी तो इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज हो जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का फिर नया लाइब्रेरियन इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि ये आसादुल्ला खां भारत के विभाजन के टाइम कहां पे चले जाते हैं? पाकिस्तान में चले जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन या अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष। तो ये जो अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? सर आसादुल्ला खां। और इनको कब बनाया जाता है? 1930 में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1930 में। तो सर आसादुल्ला खां होते हैं जो इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या होते हैं? अंतिम लाइब्रेरियन होते हैं। सर नहीं होते हैं, मोहम्मद आसादुल्ला खां होता है ना। क्या लगाओगे आप? मोहम्मद। हालांकि मेन नाम पता होना चाहिए आसादुल्ला खां, लेकिन आप इनका नाम मोहम्मद आसादुल्ला खां होता है। मोहम्मद आसादुल्ला खां जो होते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन होते हैं। उसके बाद में आपको मैंने एक चीज बताई थी, इसी इंपीरियल लाइब्रेरी के लिए मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। 1926 में भारत सरकार द्वारा
एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, रीचे समिति। कौन सी कमेटी होती है, रीचे कमेटी। 1926 में भारत सरकार द्वारा रीचे समिति का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है, कोई भी समिति क्यों बनाई जाती है भाई, कोई भी समिति इसलिए बनाई जाती है, वो समिति अपनी कुछ ना कुछ अनुशंसा देगी, कोई ना कोई सिफारिश करेगी। लेकिन ये जो रीचे समिति है, इसकी सिफारिश की जाती है कि भाई इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या बनाया जाए, डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया जाए। मैंने बताया था ना आपको, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी, कॉनमरा लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, फिर एक आती थी अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। वहां पे अपन इंपीरियल लाइब्रेरी नहीं लिखते थे क्योंकि वर्तमान में तो वो अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई, और एक थी अपनी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो 1926 में और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अपन क्यों लिखते थे, क्योंकि वो पहले से ही इस डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होता है। जब ये इंपीरियल लाइब्रेरी होती है उस समय इसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा देने की सिफारिश की जाती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे उस समय के, जिस वजह से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। लेकिन अपनी नेशनल लाइब्रेरी का क्रियान्वयन हो जाता है और इसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिल जाता है, जिसके तहत अपन के कोई भी पब्लिशर होता है वो पुस्तक की एक कॉपी फ्री में क्या करता है, इस नेशनल लाइब्रेरी को प्रोवाइड करवाता है जब भी उसका प्रकाशन होता है। तो 1926 में भारत सरकार द्वारा रीचे समिति का गठन किया जाता है, और यह समिति इंपीरियल लाइब्रेरी को, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं आईएल, इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा देने की सिफारिश करती है। दर्जा देने की सिफारिश करती हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, 1926 में इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिलाने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो वहां पे अपन को क्या ध्यान रखना है, रीचे समिति। इसलिए इस रीचे समिति को आपने क्या करना, कॉमा के अंदर लिखना या इसको हाईलाइट कर देना। हालांकि मेरे नोट्स में हाईलाइट कर रखा है, आप इसको लिखिए, तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देता हूं। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, अब अपने इंपीरियल लाइब्रेरी का पूरा कॉन्सेप्ट, जितनी भी इंपीरियल लाइब्रेरी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं आज तक और जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने लिखा दिए। फिर क्या होता है, इंपीरियल लाइब्रेरी को अब एक संशोधन आता है, चेंज, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है, या इंडियन लाइब्रेरी एक्ट या नेशनल लाइब्रेरी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, जो कब आता है, 1948 को आता है। तो जैसे ही अपना देश आजाद होता है तो 1948 को एक अधिनियम बनाया जाता है, जिस अधिनियम, वो अधिनियम इसीलिए बनाया जाता है कि इस इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इंपीरियल नाम सुनने भी कैसे लग रहा है, अंग्रेजी, ऐसा नहीं लग रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखा हुआ नाम है। तो इसको चेंज करने के लिए एक अधिनियम लाया जाता है 1948 का, उसके तहत क्या कर दिया जाता है, अपनी लाइब्रेरी का नाम, इस इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम क्या कर दिया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो अगला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा अपना द चेंज ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, या तो फिर आप ऐसे लिखो, नेशनल लाइब्रेरी एक्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, नेशनल लाइब्रेरी एक्ट। हाँ, आप ऐसे लिखो, नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1948, इसको हिंदी में लिखोगे राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम।
किसका है? 1948 का है। इसके आगे आप और करके लिखोगे, और मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है? द इंपीरियल लाइब्रेरी, द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट, द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको दोनों नाम लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है, आपके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यह अधिनियम राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम 1948 का होता है भारत का। इसे अपन द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी 1948, दोनों सेम नाम है। इसके तहत क्या किया जाता है? इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1948, या और करके, और का मतलब क्या होता है? या द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी, आईएल मतलब इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे अपन क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। अब अपनी ये इंपीरियल लाइब्रेरी अभी तक चल कहाँ रही थी? अभी तक तो ये मेटको फॉल में चल रही थी। इसका नाम चेंज कब किया जाता है? 1948 में। नाम चेंज करने के बाद में भी ये कलकत्ता में, ये सब होते कलकत्ता में ही है। इसलिए अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी है, कलकत्ता में ही है ये, लेकिन ये अलग अलग नाम है। पहले फोर्ट विलियम कॉलेज में चल रही थी, फिर मेटकॉफ हॉल में आती है। अब मेटकॉफ हॉल से अपन इसको बेलवेडर में शिफ्ट करेंगे, बेलवेडर में शिफ्ट करेंगे। ये सब कलकत्ता में अलग अलग स्थान है ना, तो अपन को ज्यादा घबराना नहीं है, अपन को नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 से लगाकर 1951 तक, 1951 तक ये कहां पे चलती है? मेटकॉफ हॉल में चलती है। लेकिन 1951 को, इस डेट को आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कर दिया जाता है? मेटकॉफ हॉल से बेलवेडर, जो अभी मैंने आपने बताया ना वर्तमान इसकी लोकेशन, सबसे पहले मैंने लिखी थी इसके बेसिक, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने लिखा था वर्तमान लोकेटेड। तो वर्तमान में ये जो बेलवेडर में स्थित है ना, इसको 1951 में क्या कर दिया जाता है? मेटकॉफ हॉल से बेलवेडर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वो भी पॉइंट अपन को लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपन का? 1951 में इसे मेटकॉफ हॉल से बेलवेडियर लाया जाता है। अब देखो 1948 के अधिनियम के तहत तो इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया। पहले जब इसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था तब उसको 1903 में जनता के लिए खोला जाता था। और कब खोला गया था? 30 जनवरी 1903 को, और उस डेट को अपन ने स्टार बना के याद किया था। अब तो ये अपनी नेशनल लाइब्रेरी बन गई, और नेशनल लाइब्रेरी बनने के बाद 1951 में अपन ने इसको बेलवेडर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब इसको बेलवेडर में शिफ्ट करते 1951 में, उसके जस्ट 2 साल बाद 1953 में, और डेट होती है 1 फरवरी 1953 की, तो वापस इसको जब नेशनल लाइब्रेरी बनती है, तो नेशनल लाइब्रेरी बनने के बाद जब इसको वापस जनता के लिए खोला जाता है, उसकी डेट होती है 1 फरवरी 1953। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना बनेगा 1 फरवरी 1953 को इस नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया जाता है, और इसका उद्घाटन किया जाता है तात्कालिक शिक्षा मंत्री, मतलब 1953 में जो अपने भारत के शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद, उनके द्वारा इसका क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। तो नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है तात्कालिक शिक्षा मंत्री के, और नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला जाता है उसकी डेट पूछी जाती है। तो आप दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला जाता है? वो खोला जाता है 30 जनवरी 1903 को। कब कैसे याद रहेगी? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट आने के 1 साल बाद, 1902 में एक्ट आता है, 1903 में उसको जनता के लिए खोल देते हैं। ये कब किया जाता है? इसको बेलवेडर में शिफ्ट करने के 2 साल बाद 1951 में बेलवेडर में शिफ्ट करते हैं, और 1953 में इसको जनता के लिए खोला जाता है, और डेट होती है 1 फरवरी 1953। तो अगला पॉइंट अपना क्या आ जाएगा इसमें?
नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना इसमें 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बना देना या स्टार लगा देना, कैसे भी आपको जैसे इंपॉर्टेंट लगे। रेड पेन से आप सिंबल बना सकते हो। तो 1 फरवरी 1953 इस डेट को याद रखना है। इसको जनता के लिए खोला जाता है और तात्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद नहीं है ये अपने ना, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आजाद है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है तात्कालिक, क्योंकि नाम कभी कभी अपन को कंफ्यूजन कर देता है। अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ये एक जैसे नाम लगते हैं जो अपन को ऑप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद थे या अबुल कलाम आजाद थे। इसीलिए मैंने लिखा तात्कालिक शिक्षा मंत्री। तो थोड़ा अपन कॉमन सेंस लगाते हैं कि भाई उस समय 1953 में तो अब्दुल कलाम आजाद थे नहीं। अब्दुल कलाम आजाद तो रिसेंटली अभी अपन ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 2000 के आसपास 1998 1991 2000 के आसपास अपन उनको पढ़ते हैं अपन। तो तात्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के द्वारा क्या किया जाता है, उसका उद्घाटन किया जाता है। और तात्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर अपन इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपन की क्या बन गई, इंपीरियल लाइब्रेरी से अब अपन ने 1948 के अधिनियम के तहत इसको क्या बना दिया, नेशनल लाइब्रेरी बना दिया, अपनी इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो अब इस नेशनल लाइब्रेरी बनने के बाद इसका वापस उद्घाटन होता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है। और वापस इसको जनता के लिए खोला जाता है। कब खोला जाता है, अब इसको जनता के लिए कहां पे खोला जाएगा, बेलवेडेर में खोला जा रहा है। तो बेलवेडेर में इसको जनता के लिए कब खोला जाता है, 1 फरवरी 1953 को खोलते हैं। तो अब इसके लाइब्रेरियन भी बनाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है अपना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, वो तो इंपीरियल लाइब्रेरी के थे पहले जो अपन पढ़ा था। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन। तो फर्स्ट लाइब्रेरियन इसको अपन हिंदी में क्या कह देंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष। तो इस नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, बीएस केसवान। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बीएस केसवान। हिंदी में भी लिख लो आप, बीएस केसवान। क्यों इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लाइब्रेरी में जिस प्रकार से रंगनाथन महोदय का अपन इंपॉर्टेंस देखते हैं, रंगनाथन महोदय ने तो पूरे का पूरा एक कॉलम क्लासिफिकेशन दे दिया। जिस डीडीसी को समझने में उसके 4-4 वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं, उसको रंगनाथन महोदय ने समराइज करके कॉलम क्लासिफिकेशन में इतनी सी बुक में समराइज करके और उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसी प्रकार जो ये बिब्लियोग्राफी जो बनाई जाती है ना, ग्रंथ सूची बनाई जाती है, उस ग्रंथ सूची को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, काफी सम्मेलन होते हैं। अगर अपन आगे पढ़ेंगे, जब अपन कैटलॉगिंग पढ़ेंगे, उस समय इस बीएस केसवान के नाम को आप अच्छे से याद रखना। मैं और बताऊंगा, ये अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने में काफी कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होते हैं, वहां पे बाहर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जाते हैं। और इनका भारत में लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान होता है।
पीएन कोल्ला हुए, बीएस केसवान हुए, एसआर रंगनाथन हुए, ये जो कुछ नाम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो बीएस केसवान यहाँ पे आपको मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूँ, इस नाम को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये नाम आगे और आपके काम आएगा। काफी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन ऐसे होंगे जो बाहर होते हैं, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जाता है, अपन के भारत को रिप्रेजेंट करते हैं ये लाइब्रेरी के केस में, मतलब है ना। तो बीएस केसवान और ये होते हैं प्रथम लाइब्रेरियन होते हैं अपनी नेशनल लाइब्रेरी के। अब अपनी नेशनल लाइब्रेरी बन गई, इसके प्रथम लाइब्रेरियन होते हैं। तो लाइब्रेरियन का ही तो काम होता है पूरी की पूरी ग्रंथ सूची बनाने का। आपके लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं, अब आप लाइब्रेरी का संबंध, आप एक चीज और ध्यान रखना, आप लाइब्रेरी से रिलेटेड ये पहले ये चीज लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या बच्चे क्या गलती करते हैं और उनके माइंड में क्या चीजें चलती है। मैं आपके हर एक बेसिक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर कर दूंगा। मैंने क्या कहा, यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भी और जगह पे आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके खुद में कॉन्फिडेंस उस लेवल का मैं बिल्डअप कर दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, इवन मैं खुद पढ़ा सकता हूं किसी को, इस लेवल का मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दूंगा। अब अगर अपन लाइब्रेरी पढ़ते हैं ना, तो अपन सोचते हैं कि लाइब्रेरी में केवल बुक्स ही होती है। नहीं, आप यही सोचते हो ना, अभी अगर आप बिगिनर हो तो आपके माइंड में लाइब्रेरी जब भी टर्म आती है ना, तो अपन सोचते हैं कि लाइब्रेरी में केवल बुक्स ही होती है। लाइब्रेरी में केवल बुक्स ही नहीं होती है। मैं आपको 4-5 नाम बता रहा हूं, ये 4-5 नाम आप पूरी लाइब्रेरी पढ़ोगे तब आपके आगे घूमेंगे, बार बार आएंगे, तो इनका आपको मीनिंग एक बार में समझ में आ जाए, तब आपको पता चले कि कोई भी कैटलॉग बनाया जाता है या कोई भी इंडेक्स बनाई जाती है या कोई भी बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है, उसका संबंध किससे होता है। तो आप एक लाइब्रेरी पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, केवल नाम, बुक्स तो आप सबको पता है पुस्तकें होती है। आर्टिकल्स होते हैं जब कोई स्कॉलर या जब कोई रिसर्चर जो किसी विषय पर रिसर्च कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, तो उस रिसर्चर के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी पीएचडी के दौरान, मतलब जो भी वो नया खोजता है, पर्टिकुलर लाइब्रेरी के केस में नहीं कह रहा हूं, कोई भी स्कॉलर हो सकता है। एक तो मैंने कहा था रिसर्चर को अपन स्कॉलर कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, शोधकर्ता। हिंदी में क्या कहेंगे अपन, शोधकर्ता। जब कोई स्कॉलर कोई भी रिसर्च करता है तो वो क्या करता है, प्रीवियस, जिसे अपन कहते हैं साइटेशन, एक टर्म आएगी आपके लिए साइटेशन। साइटेशन को हिंदी में कहते हैं उदाहरण। अब वो उदाहरण आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो साइटेशन का मतलब होता है साइट करना। जब कोई रिसर्चर कोई चीज खोजता है अपने विषय से संबंधित, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई मटेरियल लेता है और उसके बारे में एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद में अगर वो वर्थ इट लगता है, वो उसको फुलफिल लगता है कि भाई ये यूजफुल है, तो वो उसको क्या करता है, अपनी रिसर्च में उसको ऐड करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आप नहीं देखते हो हेडिंग आती है बड़े बड़े अक्षरों में डार्क लाइन में, तो उनको अपन क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं, जो शॉर्ट में उसका सारांश, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट्स कहते हैं, मतलब शॉर्ट में उसका क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा निचोड़ बता देते हैं, उसका सारांश बना देते हैं। तो ऐसे आर्टिकल छपते हैं। तो जो ये स्कॉलर, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, इनके द्वारा जो भी आर्टिकल्स दिए जाते हैं अपनी रिसर्च के दौरान, वो आर्टिकल्स भी आपको लाइब्रेरी में मिलते हैं। लाइब्रेरी में आपको वो आर्टिकल्स भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्कॉलर्स के आपको आर्टिकल्स भी मिलते हैं, जो पूरा एक ही टाइटल में, जैसे अपन कहते हैं ना किसी बुक का टाइटल होता है, जैसे अपन कहते हैं लाइब्रेरी के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, आपको अगर एक टाइटल दे दिया कॉलम क्लासिफिकेशन, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, रंगनाथन ने दिए हैं, इसमें ये पढ़ना है अपन को, ये चीज है, ये इससे संबंधित है। तो काफी टाइटल ऐसे होते हैं जिसमें मतलब वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। इस प्रकार जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं, जो पर्टिकुलर किसी न किसी स्कॉलर से संबंधित होते हैं, वो आर्टिकल्स भी अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल रहते हैं। रिसर्च लाइब्रेरीज होती है, अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज, वहां पे आर्टिकल्स भी रहते हैं। फिर अपन देखते हैं पब्लिकेशंस। बहुत सारी बुकें पब्लिश होती है, बहुत सारे पब्लिकेशंस आते हैं, मतलब कई तरह के प्रकाशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकाशंस होते हैं। अगर मैं प्रकाशंस को आपको कहना चाहूं तो बुक्स का भी प्रकाशंस होता है, जनरल का भी प्रकाशंस होता है, बहुत सारे मैनी पब्लिकेशंस होते हैं। तो आपको पब्लिकेशंस भी मिलते हैं। फिर आपको मिलेगी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी को हिंदी में कहेंगे ग्रंथ सूची। जितने भी लाइब्रेरी में ग्रंथ होते हैं, उपन्यास होते हैं, उनकी क्या कही जाती है, एक सूची बनाई जाती है। अब उस सूची का फॉर्मेट उस लाइब्रेरी में काम करने वाले लाइब्रेरियन, जिसे अपन कहते हैं ना पुस्तकालय अध्यक्ष, उन पे डिपेंड करता है वो उसकी सूची किस प्रकार से बनाए। जिस प्रकार अपन कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, कैटलॉग कार्ड अपन कैसे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइटल को, किसी भी बुक का टाइटल होता है, उसका आईएसबीएन नंबर क्या होता है, उसका ऑथर क्या होता है, वो पर्टिकुलर बुक को स्पेसिफाइड करने के लिए अपन कैटलॉग कार्ड बनाते हैं ना। उसी प्रकार ग्रंथों की जो सूची होती है लाइब्रेरी में, जितने भी ग्रंथ होते हैं ना, उन ग्रंथों की सूची को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। इसको आप इस प्रकार समझोगे, बिब्लियोग्राफी एज ए इंडेक्स के फॉर्मेट में होती है। जिस प्रकार अपन की किसी भी बुक का इंडेक्स होता है, सपोज मेरे पास ये बुक है, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास में बुक है, तो इस बुक की इंडेक्स क्या है,
इसका जो फर्स्ट पेज है, इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे 10 यूनिट है तो 10 यूनिट को इसने क्रम में बता रखा है, 1 2 3 4 के फॉर्म में। इसी प्रकार मैंने कहा दिया कि ये मेरी लाइब्रेरी है और मेरी लाइब्रेरी में ये 5-6 प्रकार की बुकें हैं। मैंने कहा मेरी लाइब्रेरी में 4-5 प्रकार की बुकें हैं, तो ऐसे ऐसे मैंने कहा दिया मेरी लाइब्रेरी में है ना, हर एक सब्जेक्ट की, सब सब्जेक्ट की मिलाकर कम से कम इतनी बुकें हैं, 200-400 बुकें हैं। तो उन बुकों की जो सूची बनाई जाती है ना, उसे ही कहा जाता है ग्रंथ सूची। बुकों की सूची को तो अपन कैटलॉग कहते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे ग्रंथ या उपन्यास, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना, उनकी सूची को कहा जाता है बिब्लियोग्राफी। इस बिब्लियोग्राफी को, ग्रंथ सूची को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि न केवल आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, किसी भी सब्जेक्ट्स की या किसी अदर कंट्री की भी कोई बुक होती है जो जिसका इंपोर्टेंस होता है, उनकी भी सूची इसमें मिलती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बिब्लियोग्राफी। आपको इतना ही समझना है, एज ए इंडेक्स इसको समझना है कि लाइब्रेरी में उपस्थित जो ग्रंथ होते हैं, उपन्यास होते हैं, उनकी सूची को कहा जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हो गई, आर्टिकल्स हो गए, बुक्स हो गए, फिर होते हैं पब्लिकेशंस हो गए, फिर होते हैं सीरियल्स, मैगजीन्स, और फिर अगर मैं और क्या बता, सीरियल्स, ये सीरियल्स अपन किसको कह सकते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं या पीरियोडिकल्स, सीरियल्स या पीरियोडिकल्स, इनको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, पत्रिकाएं। क्या कहेंगे, पत्रिकाएं। आप देख तो हर एक लाइब्रेरी में इंग्लिश पेपर भी आता है, हिंदी न्यूज़पेपर भी आता है, अलग अलग लैंग्वेज का, जिस कंट्री गुजरात में होगा तो गुजराती भी आएगा, दैनिक भास्कर भी आता है, अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो अपन जितने भी पत्रिकाएं होती है वो हर एक टाइप की पत्रिकाएं अपन की लाइब्रेरी में होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा और कई भी टाइप की पत्रिकाएं हो सकती है, उनको कहा जाता है पीरियोडिकल्स और सीरियल्स। सीरियल्स और पीरियोडिकल का मतलब एक ही होता है। इन्हीं के लिए तो अपन देते हैं ना ISSN नंबर, इंटरनेशनल सीरियल नंबर, अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक तो था ISBN, नहीं अपन पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN पढ़ते हैं। इसी प्रकार अपन कहते हैं ISSN, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इन पत्रिकाओं को भी एक क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड नंबर दिया जाता है, वो इन्हीं के लिए होता है ISS नंबर, ISSN नंबर होता है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सीरियल्स और पीरियोडिकल्स, सीरियल्स मतलब पर्टिकुलर सीरीज में जो पत्रिकाएं आती है, मतलब एक उनका सीक्वेंस होता है, बुकों की भी सीरीज होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, मेरे से अगर पढ़ा होगा, तो मैंने कैटलॉगिंग के कैटलॉग कार्ड बनाते थे, तो मैंने नीचे बताता था नहीं बताता, एक सीरीज दे रखी होती है, वो सीरीज बताती थी इस समय में, सीरीज में कोई ना कोई डेट दे रखी होती कि भाई इस समय से ये इस बुक के इसका ये वॉल्यूम आया था और इस वॉल्यूम की ये सीरीज चल रही है, बताती थी कि नहीं बताती? तो वहां पे वो सीरीज होती थी। ये सीरियल्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के साथ अपडेट होते हैं, और पीरियोडिकल्स मतलब एक पीरियड में, मतलब एक दैनिक पीरियड में, जो मासिक हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मतलब हाफ ईयरली हो सकता है, डेली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई पीरियोडिकल होती है पत्रिका 15 दिन से आती है, कोई डेली आती है, कोई 7 दिन से साप्ताहिक आती है, कोई 3 महीने से आती है, क्वार्टरली आती है, कोई अर्धवार्षिक होती है। उनको पर्टिकुलर पीरियड को रिप्रेजेंट करने वाली पत्रिकाएं होती है, उनको पीरियोडिकल्स कहते हैं। और सीरियल्स होती है जो पर्टिकुलर किसी भी सीक्वेंस को या सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। दोनों का संबंध पत्रिकाओं से ही होता है। आपके मैगजीन्स होती है, सीरियल्स होती है, और आपको क्या दिखेंगे, कैटलॉग। कैटलॉग के केस में कहूंगा लाइब्रेरी में कैटलॉग भी क्या है, इसको भी अपन हिंदी में क्या कहेंगे, सूची ही कहेंगे। कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी तो होती है ग्रंथों की सूची, और कैटलॉग हो सकता है लाइब्रेरी में अवेलेबल आपका कोई भी मटेरियल। अगर आपके पुस्तकालय में किसी भी टाइप का मटेरियल है, उनकी सबकी क्या होती है, एक सूची बनी हुई है, सूची लाइक एज इंडेक्स। मैं उसी फॉर्मेट में कहूंगा सूची को अपन कैसे समझेंगे, लाइक एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या बताता है कि भाई पर्टिकुलर जो भी आपके पेज है, जितने भी बुक हैं, बुक में जितने भी मतलब टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनको यह तो क्या, अगर आपने डीडीसी पढ़ी होगी मेरे से, तो डीडीसी में अपन देखते हैं रिलेटिव इंडेक्स डीडीसी की, उसका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। उसमें क्या किया जाता है, रिलेटिव इंडेक्स में क्या दिया जाता है, जो भी अपन के डीडीसी से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं, जिनको अपन सब्जेक्ट्स को अपन शेड्यूल्स में पढ़ते हैं, उन शेड्यूल्स को क्या कर दिया जाता है, वहां पे अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज कर दिया जाता है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी प्रैक्टिकल की क्लास है आपके थ्योरी को पूरा आसान कर देगी, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। वीएमओयू के कैंप में भी पढ़ाता हूँ, इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के प्रैक्टिकल लाइब्रेरी प्रैक्टिकल क्लासेस में आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर देना, वहां पे मेरी सारी क्लासेस पढ़ी है। तो वहां पे आपको मैंने बुकें दिखा दिखा के बताई थी। शेड्यूल्स में तो विषय क्या होते हैं, व्यवस्थित अरेंज, एक सिस्टमेटिक अरेंज में नहीं होते हैं, लेकिन इसके लिए एक रिलेटिव इंडेक्स बनाई थी। डीडीसी किसने दी थी, मेलविल डिवे ने। तो मेलविल डिवे ने एक अलग वॉल्यूम बनाया था जिसको अपन रिलेटिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वहां पे सारे के सारे विषयों को अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज कर दिया। अल्फाबेटिकल मतलब ए के नाम से आने वाले विषय
अब बी के नाम से आने वाले विषय, सी के नाम से आने वाले विषय, अब अगर किसी विषय का किसी और नाम से भी जाना जाता है, अगर उसका कोई प्राइवेसी नाम भी है तो, लेकिन वो जब सिस्टमेटिक अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज होगा तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर उस नाम से विषय जाना जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह की वो सूची तो होती है, उसी सूची को अपन कहते हैं कैटलॉग। लेकिन डिफरेंस ये है, कैटलॉग में लाइब्रेरी से संबंधित किसी भी मटेरियल का कैटलॉग हो सकता है। लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, उसका पूरा का पूरा एक सीक्वेंस हो सकता है, इसकी इंडेक्स हो सकती है, जिसे अपन कहते हैं कैटलॉग। और बिब्लियोग्राफी होती है जो पर्टिकुलर ग्रंथ और पुस्तकों से संबंधित होती है, उसलिए उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और कैटलॉग होता है किसी भी मटेरियल का हो सकता है। और कैटलॉग कार्ड जो अपन बनाते हैं, मतलब लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पढ़ते हैं तब, उस कैटलॉग कार्ड में वो पर्टिकुलर विषय को, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को किस प्रकार से उसको डिफाइन किया जा सकता है, उस कैटलॉग को उसके क्लास नंबर से, उसके टाइटल से, उसका जो मेन सब्जेक्ट हेडिंग होती है, विषय शीर्षक होता है उससे, या उसका क्या होता है एक और अपन टाइटल लिखते हैं उससे, या उसके आईएसबीएन नंबर से, जिस प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है उसके लिए अपन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं कैटलॉग कार्ड। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको लाइब्रेरी से संबंधित ध्यान में रखनी होती है, और ये सब चीजें होती है जो एक लाइब्रेरी से संबंधित होती है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे को इनको बताने का मेन इंटेंशन यही था कि मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो इतनी सारी चीजें होती है, मैं बात कर रहा हूँ, अपना टॉपिक चल रहा था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में मेरा एक क्वेश्चन आने वाला है। मैंने क्या कहा था, चीजों को पढ़ाने से पहले मैं उसके उस रूट तक जाना चाहता हूं, ताकि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कभी भी कोई भी टॉपिक या कोई भी टर्म रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, याद तो करना पड़ेगा, और आप याद ऐसे मत सोचो कि आपने मतलब एक बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया एक ही टाइम में तो वो आपको याद हो जाएगा। चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, और याद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं करवा दूंगा एग्जाम तक आपको सब कुछ याद, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अभी एक बार सिलेबस होने दो, फिर इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, आप एक बार रीडिंग करोगे, आप खुद कहोगे मतलब ऑप्शंस तो मैं बना रहा हूँ। अपन पढ़ी उसी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, अपन रट्टा मारने के कॉन्सेप्ट में पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपन क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि क्वेश्चन लिख दिया और आंसर लिख दिया और हर एक टाइप का क्वेश्चंस कर लेंगे, तो अपन को चीजें कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे। मेरा मेन इंटेंशन है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, और एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए मतलब सब्जेक्ट के, तो क्वेश्चन को चाहे बोले एक ही क्वेश्चन को 50 टाइप से घुमाओ ना, दिक्कत कहाँ है, आएगा तो कॉन्सेप्ट सही। ऑप्शन तो उसके जो 4 होंगे, एक तो ऑप्शन अपना कॉन्सेप्ट का ही होगा ना, तो 70% सिलेबस होता है ना वो कॉन्सेप्ट बेस आता है। 20% सिलेबस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्पेसिफिक, वो नए क्वेश्चंस होते हैं, वो सबके लिए नए होते हैं, और जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है ना, उस 20% में से भी वो 15% क्वेश्चंस ऐसे अपने लॉजिक से बना लेता है। मतलब वहां पे भी कॉन्सेप्ट्स ही काम आने हैं, और मेरा एक इंटेंशन रहेगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना। तो मैंने ये जो सारे के सारे लाइब्रेरी में जो चीजें होती है उनको बताने का मेन इंटेंशन ये था, क्योंकि मैंने कहा था अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, जो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी बताया था कि बीएस केसवन को फादर ऑफ आईएनबी के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ आईएनबी मतलब आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक, मतलब उसकी सबसे पहले जनक कौन होता है, जो उसकी उत्पत्ति करता है। तो मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी की पहली बिब्लियोग्राफी बनाई थी ना, वो किसने बनाई थी, बीएस केसवान ने बनाई थी। अब आप वहां पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा देता, तो उस क्वेश्चन को आप याद करते बिब्लियोग्राफी के जनक। लेकिन आपको यहाँ पे पता चली ना कि भाई बिब्लियोग्राफी होती क्या है। मेरा मेन इंटेंशन था आपको ये चीज समझाना, मतलब लाइब्रेरी में जो चीजें होती है उन सभी चीजों के अलग अलग नाम से ऊपर जानते हैं। तो आप ये मत सोचो कि एक लाइब्रेरी केवल और केवल बुकों से संबंधित ही होती है, ना केवल बुक, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसमें थीसिस भी होती है। मैं आगे और बताऊं, काफी चीजें होती है, थीसिस होती है, और थीसिस के और डिसेमिनेशंस होते हैं। अब मैं एक साथ तो आपको सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, आप जैसे जैसे मेरे से जुड़कर आगे पढ़ते रहोगे, आपको ये सारी की सारी चीजें डिटेल में समझ में भी आएगी, और आपको लाइब्रेरी का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा कि अपन लाइब्रेरी पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग आपको पता चलेगा। तो बिब्लियोग्राफी, ये जो बिब्लियोग्राफी जो मैंने आपको बताया ना कि लाइब्रेरी में जितने भी उपन्यास होते हैं, जितने भी ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों की जो सूची बनी जाती है ना, सूची मतलब उनको एक सिस्टमेटिक क्रम में अरेंज करना, चाहे आप उसको इंडेक्स के क्रम में अरेंज करो, और इंडेक्स चाहे आप चाहे बोले न्यूमेरिकल फॉर्म में रखो, चाहे उसके कॉल नंबर से आप उसको अरेंज करो, चाहे उसके अल्फाबेटिकल नेम से उसको अरेंज करके, जिस प्रकार से आप उन ग्रंथों की एक सूची बनाते हो, उस सूची को कहा जाता है बिब्लियोग्राफी। और क्वेश्चन ये है, इंडियन बिब्लियोग्राफी, आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक कौन होते हैं, बीएस केसवान। तो मतलब जो लाइब्रेरी में जो सबसे पहले जो सूची दी थी ना, बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, वो बीएस केसवान ने दी थी, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। लिखो वो क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना पॉइंट यही था, समझ में आ गई होगी आपको ये चीज बहुत अच्छे से आज।
तो अपन ने नेशनल लाइब्रेरी में कहाँ पे छोड़ा था कि भाई फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन होते हैं, BS केसवान, और उसी के आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फादर ऑफ इंडियन, इसको क्वेश्चन बना लेना ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, INL, नहीं सॉरी INB। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को शॉर्ट में क्या कह देंगे, INB। और उसके फादर कौन होते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे अपन, भारतीय पुस्तक ग्रंथ सूची के जनक। हिंदी में क्वेश्चन क्या बन जाएगा, प्रथम भारतीय ग्रंथ सूची के जनक, फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसको हिंदी में कैसे लिख देंगे अपन, भारतीय ग्रंथ सूची के जनक। इंडियन भारतीय ग्रंथ सूची के जनक कह सकते हैं, या फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन होते हैं, वो कौन होते हैं अपने BS केसवान। हिंदी में भी लिख दो आप नाम, BS केसवान। तो अब आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले जो ग्रंथ सूची दी थी ना नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, वो BS केसवान ने दी थी, और फर्स्ट लाइब्रेरियन थे अपने इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के। आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी चीजें मेरे को अभी पढ़ानी थी, इसके अपन मेरे को अभी INB में काफी कुछ पढ़ाना है, इसके फंक्शंस पढ़ाने हैं। INB को आगे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अपन को क्लास ज्यादा लंबी नहीं खींचनी, अभी अपने पास में वक्त है, चीजों को समझते हुए पढ़ना है। एक साथ आपके ऊपर भी कोई बर्डन क्रिएट नहीं हो। अभी आपके पास में रिक्रूटमेंट नहीं, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। मैं आपको रिक्रूटमेंट तक ऐसा प्रिपेयर कर दूंगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे दूसरों बच्चों से, इतना अच्छा प्रिपेयर कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये बर्डन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मतलब आपको पता चल ही गया होगा, अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हो तो किस फॉर्मेट में अपन पढ़ रहे हैं, इसी फॉर्मेट में अपन आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अक्टूबर तक में भी मेरा मोटो है कि मैं 3rd ग्रेड का कोर्स तो पूरा करवा ही दूँ आपको, दीपावली से पहले पहले अक्टूबर तक मेरे को फुल फिनिश करवाना है। अभी रिक्रूटमेंट अभी आपके पास में है ही नहीं, मतलब टाइम है। निश्चिंत होकर फ्री माइंड से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को साथ साथ में रिवाइज कीजिए। चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाऊंगा। नहीं तो मैं भी छोड़ दूंगा कि मतलब यार बच्चे सीरियसली ले नहीं रहे हैं, मैं भी अपना काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे काम है। ये क्लासेस स्पेसिफिकली मेरे उन बच्चों के लिए लाई जा रही है जिन्होंने मेरे को एनकरेजमेंट दिया था VMOU के कैंप में, सर आप पढ़ाइए, आप हमें अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।